सही बात तो कहें तो मैं जिस परंपरा से आया हूँ, हजारों वर्षों की ऋषि परंपरा का मुझे सौभाग्य है कि मेरे सर पे, आपके सभी के सर में उनके आशीर्वाद है। तो इस परंपरा में युवकों को कुछ बताना चाहिए ऐसा नहीं है। युवक तो युवक है और वो हिंदुस्तानी युवक है। थोड़े इधर उधर भटक जाए तो कोई चिंता करने की बात नहीं। मेरे देश के युवा शक्ति के ऊपर मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि वो कल का हिंदुस्तान और भी बलशाली और शक्तिशाली बनाएंगे। हाँ, 2011 में एक किताब मिली थी शंकर शनवार पाटिल नाम के, ठाणे जिले के क्रांति का इतिहास, छोटी सी किताब है, पुस्तिका समझो। तो उसमें एक प्रकरण मिला कि जो स्वर्गीय हुतात्मा अन्न ठाकुर और हुतात्मा मान ठाकुर, दो बच्चों के बारे में है जी। 1739 में बाजीराव पेशवा के दरबार में जब यहाँ के लोग गए, ये अपना अंजूर फाटा, ये भिवंडी और वसई, ये सब भाग लो कि हमारे तुलसी वृंदावन सुरक्षित रखिए जी। पोर्तुगीज वहाँ के तुलसी वृंदावन उखड़ के फेंक देते थे, मंदिर फेंक देते थे, तोड़ डालते थे, त्रस्त हो गई थी प्रजा। तो उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया विषय अपना वंगभंग का, राजा ने पीछे लिया था जी। तो उसके लिए धन्यवाद का गीत लिखे, बोले नहीं लिखूंगा मैं। और वो तीर वैसे ही क्रोध में जाके बैठे थे, एक पेन लगाया और ये गीत लिखा गया, उठाया नहीं। जैसे वंदे मातरम का भी है, कागज को उन्होंने लिखनी लगी और पूरा वंदे मातरम गीत तैयार हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही विथ राजेश का विशेष एपिसोड सफलता के राही, जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री की। दोस्तों, 2 अक्टूबर को 2 महान शख्सियतों का जन्मदिन आता है और हम सभी लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के तौर पे मनाते हैं। लेकिन उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन आता है, लेकिन बहुत कम लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। सो अनकही विथ राजेश की टीम ने ये निश्चय किया है कि हम अपने सभी दर्शकों के सामने हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में, उनके नेतृत्व के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में अपने दर्शकों तक उनकी बात पहुंचाएंगे। और ये बात आज हमारे पास पहुंचाने वाले हैं चंद्रकांत जोशी सर। आज हमारे साथ है चंद्रकांत वसंत जोशी जी, समाज कार्य और इतिहास के क्षेत्र में एक सक्रिय और प्रेरणादायी व्यक्तित्व। 1977 से अधिक सामाजिक संगठनों से जुड़कर जन जागरण और सेवा कार्य करते आ रहे हैं। जय जवान, जय किसान और इतिहास संवर्धन जैसे विषयों पर उन्होंने युवाओं तक गहरा संदेश पहुंचाया है। वर्तमान में वे इतिहास संकलन समिति कोंकण प्रांत के सचिव के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस अनकही विथ राजेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सौभाग्य है कि अनकही विथ राजेश इस चैनल ने मुझे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ कहने का, अभ्यास को पुनर्जीवित करने का एक सौभाग्य मुझे दिया और उस महान व्यक्ति के सानिध्य में रहने का भी ये सौभाग्य मुझे मिला 2 दिन से। इसीलिए मैं अनकही राजेश को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपको समाज कार्य और संगठनात्मक काम में बहुत आप आगे हैं। तो मुझे ये जानना है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपकी रुचि सामाजिक कार्य में, संगठनात्मक कार्य में कैसे हुई? मेरा सौभाग्य रहा, मैं दादर में रहता था, बचपन मेरा दादर में है और हमारा बहुत बड़ा फ्लैट था 10 बाय 12 का जी। और उसमें मेरे पिताजी जो थे वो स्वर्गीय पूजनीय पांडुरंग सदाशिव साने यानी साने गुरु जी के अमलनेर में विद्यार्थी थे जी। लक्ष्मण नीलकंठ छापेकर उनके शिक्षक थे और ये दोनों के प्रभाव में उन्होंने अपना जीवन बिताया जी। घर में आने के पश्चात यहाँ मेरे घर में एक चाचा जो थे वो राष्ट्र सेवा दल से जुड़े हुए थे और एक छोटे चाचा जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और मेरे पिताजी तो ये दोनों को संभालते हुए काम करते थे। घर में बहुत अच्छी बहस होती थी, पेपर पढ़ा जाता था, वो सब सामने पेपर जमीन पे रखते हुए चाचा पढ़ते थे और हमारे कान धीरे धीरे तैयार होने लगे और इसमें से एक रुचि बन गई। पश्चात में मैं जब 1977 में, वैसे तो 70, 71, 72 से काम कर रहा था, मैं छबिलदास का विद्यार्थी हूँ,
बड़े फक्र से, गर्व से मैं कहता हूँ कि हमारे बीच में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं वो छबीलदास ने दी है, जो भी है, और बाकी तो संस्कार होते ही रहते हैं। तो छबीलदास में एक गट ऐसा था कि जो समाजवादी दृष्टि से काम करता था और बाकी सब राष्ट्रवादी दृष्टि से, उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर हुआ था। मेरे बहुत सारे सहयोगी उस समय के हैं जो अन्य अन्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान पर काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री विनायकराव देशपांडे, ये मेरे क्लासमेट हैं। वाह, तो क्या बात है। ऐसे वातावरण में हमने स्वयं को ढाला है, हमारे ऊपर संस्कार हो गए। आगे चलकर 1977 के 21 मार्च, वो हमारी तारीख निश्चित है क्योंकि उस दिन इंदिरा जी का पराभव हुआ था और पहली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगी जी। और उस शाखा में हम योजना पूर्वक विद समझदारी के, साझेदारी के साथ वहाँ शामिल हुए और आज धीरे 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 काम करते गए। अनेक क्षेत्रों में काम करने का सौभाग्य मिला। जैसे कि आपने यहाँ बोला है कि जनगण मन है, विवेकानंद जी के बारे में हमने काम किया। मैं वनवासी क्षेत्र में 10 साल तक काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। यही ठाणे जिले के वनवासी क्षेत्र में जाने के पश्चात वहाँ अनुभव हुआ कि वो काला चाय पीते हैं। तो हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने दूध तो बच्चे के लिए, हमारा क्या सवाल है। वाह। तो ये तो निसर्ग की उनकी जो ज्ञान है वो तो विलक्षण था। आज भी वनवासी क्षेत्र में वैदू लोगों के बीच में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। हम अपना एक प्रकल्प चल रहा है दिघाशी में, वो जनजाति संशोधन संवर्धन प्रशिक्षण केंद्र के नाम से चलता है जी। तो जनजाति का अपना एक योगदान है, वहाँ से वैदू से लेकर मुखौटे तक बहुत सारा योगदान है। जितने आक्रमण आए उन आक्रमणों को तोड़ने का, रोकने का, उनका पराभूत करने का काम जनजाति ने किया है, वनवासी ने किया है। उनका भी उसमें बड़ा योगदान है जिनका नाम लिया जाता नहीं है, फिर भी हम जनजाति के ऊपर काम करते हैं। इस दृष्टि से हमने धीरे 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 स्वयं को हमने यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य मुझे मिला जी। चाहे माता पिता का आशीर्वाद हो या और भी ये सब बातें हैं, इन सभी लोगों के बीच में रहने का सौभाग्य मिला। इसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। सर, वसई की जो लड़ाई है उसके बारे में आप जरा बताइए, और उस लड़ाई में जो आपने योगदान दिया, उनके स्मारक बनाए, तो वो आपका पूरा अनुभव कैसा रहा? हाँ, 2011 में एक किताब मिली थी शंकर शनवार पाटिल नाम के, ठाणे जिले के क्रांति का इतिहास, छोटी सी किताब है, पुस्तिका समझो। तो उसमें एक प्रकरण मिला कि जो स्वर्गीय हुतात्मा आन ठाकुर और हुतात्मा मान ठाकुर, 2 बच्चों के बारे में है जी। 1739 में बाजीराव पेशवा के दरबार में जब यहाँ के लोग गए, ये अपना अंजूर फाटा, ये भिवंडी और वसई, ये सब भाग लो कि हमारे तुलसी वृंदावन सुरक्षित रखिए। जी। पोर्तुगीज वहाँ के तुलसी वृंदावन उखड़ के फेंक देते थे, मंदिर फेंक देते थे, तोड़ डालते थे, त्रस्त हो गई थी प्रजा। तो उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया विषय। तो शिवाजी अप्पा को सर सेनापति के नाम से वहाँ भेज दिया। मार्च अप्रैल में वसई किले को वेढ़ा पड़ा। बड़ा मजबूत किला था, 11 बुरुज से बड़े, उसके ऊपर उस समय की अत्याधुनिक तोपाएँ थी, तो मुश्किल था किले के आसपास जाने भी। तो महीना हो गया, 1.5 महीना, मई महीना आ गया। तो शिवाजी अप्पा के सामने विषय आ गया कि अरे यदि ये बारिश हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, पैसा जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ना पड़ेगा, सुरंग लगा के तोड़ना पड़ेगा, वरना ये मुश्किल है। तो सुरंग लगाने की जो टीम जमा की थी उसमें अपने डोंबिवली के 2 युवक थे। वाह। और उनके वंशज है, एडवोकेट इंद्रजीत ठाकुर है, दादा ठाकुर है, बहुत सारे ठाकुर वहाँ हैं जो उनके वंशज है। उनके घर में वो सारा विषय चलता है, पीढ़ी सदियों से आता है। तो ये दोनों युवक सुरंग लगाने में माहिर थे, तो वो टीम में चले गए और 3 मई 1739 और 4 मई की पहाट, 3 मई की रात और 4 मई की सुबह, उसके बीच में ये सुरंग लगाया और धड़ाधड़ सब हो गए। दुर्भाग्य से हमारा कि दोनों बंधु वहाँ हुतात्मा हो गए। अच्छा। और चलता रहा। तो 2011 में हमने जब वो पुस्तिका देखी तो बोला ये तो कितना बड़ा विषय है, इनका नाम ही नहीं, वहाँ के लोगों के भी मन में नहीं है कि ये कोई था। तो ढूंढते मुझे हम सौभाग्य है हमारा कि जगन्नाथ पाटिल जैसे महानुभाव हमारे साथ रहे, हर कार्यक्रम में आते थे, छोटे छोटे कार्यक्रम लेते गए हम लोग, और करते 2020 हो गए। कार्यक्रम होते थे, छोटे मोटे कार्यक्रम लेके थे, और इन बंधुओं के बारे में हम जागरण करते थे। और अपने जो आज के रविंद्र जी चौहान हैं, उस चौहान साहब ने इसके ऊपर ध्यान दिया और उनको भी विषय मालूम था। तो जिसे कोविड काल कहते हैं, उस कोविड काल में उन्होंने ये सब मैदान तैयार करके सब नींव रखी।
और आज 2.5 एकड़ के मैदान में बहुत सुंदर बगीचा बनाया है और वहाँ स्मारक बने हैं। वाह। 2 टोम बने हैं, 2 टोम भी इतने सुंदर बने हैं कि लगता है हम मंदिर में गए हैं, क्योंकि उनके फोटो नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कैसा करें, तो प्रातिनिधिक स्वरूप में वो है। और आज डोंबिवली पश्चिम में गणेश नगर में ये शौर्य स्थल करके उसकी रचना हो गई। इसमें इतिहास संकलन समिति का योगदान है, पहले से है। और ये सभी महानुभावों ने, रविंद्र जी चौहान है, जगन्नाथ राव पाटिल है, और भी समाज के बहुत लोगों ने यहाँ योगदान दिया। अपनी जो टीम थी उस टीम ने भी उसमें बड़ा सहयोग दिया, मैं अकेला नहीं था जी। यह निश्चित है कि यह सारा विषय मिला तो सभी लोगों के प्रयास से, सहयोग से मिला है। तो मैं इस क्षण में उन सभी का स्मरण करता हूँ जिनका नाम लेना अभी बड़ी लंबा हो जाएगा, तो उनका स्मरण करता हूँ, उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। सर, जनगण मन जो है उसके शताब्दी वर्ष पे आपने 3500 बच्चों का एक सामूहिक गान और 5 कड़वों का कड़वे जो वहाँ पे हुए थे, तो उसका ख्याल कैसे आया और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मई 2011 विवेक नाम का अपना साप्ताहिक चलता है जी। उस विवेक साप्ताहिक में एक लेख आया था। आलोक भट्टाचार्य नाम के हिंदी के बड़े अधिकारी लेखक थे, पत्रकार थे। हाँ, आलोक जी। तो आलोक जी ने लेख लिखा था, हमने देखा तो हमारे उस समय के अध्यक्ष थे डॉक्टर वीना कुलकर्णी, पेंढरकर कॉलेज के अपने प्रिंसिपल थे, अभी 2 महीने में उनके पहले शरीर शांत हो गया। तो उन्होंने, हम सब ने मिलकर, अरे ये तो अपना कार्यक्रम है, 100 साल हो रहे, तो हम सब ने मिलके बच्चों को साथ में लेकर यह भी तय किया था कि जो गीत गाएंगे, 5 छंदों का गीत मिला, अरे 5 छंदों को संगीतबद्ध करना है, ये वो सब करना तय किया था। और इतिहास संकलन समिति के ये सभी लोगों ने मिलके 5 युवकों को चुना। वो 25 के पहले के थे, उम्र उनकी बिलो 25, संगीतकार वही बिलो 25, गायक बिलो 25, ये अपना एडिट करने वाले बिलो 25, ये क्योंकि डोंबिवली में तो एक से एक बड़े दिग्गज थे। बिल्कुल। मगर अगली पीढ़ी वहाँ होनी चाहिए, इस दृष्टि से इनको लिया और उन्होंने बहुत सुंदर ऐसा वो किया और आज पूरे देश में ये गीत चलता है। तो शाला में, स्कूल में, कॉलेजेस में ये सीडी हमने भेजी और उसके आधार पर बच्चों के पास से मुखोद्गत कंठस्थ किया कि 5 छंदों का गीत कंठस्थ करे। हर शाला के 2-4, 10 बच्चे करके 3500 बच्चे कल्याण और डोंबिवली में से आए और उनका बड़ा कार्यक्रम स्वर तीर्थ सुधीर फड़के न्यास के बैनर के नीचे इतिहास संकलन समिति उनके साथ है, बाकी राष्ट्रपुरुष स्मृति जागरण समिति है, डोंबिवली शहर इतिहास मंडल है, ये सभी लोगों ने मिलकर वो कार्यक्रम का आयोजन किया था। अपने स्वर्गीय वाजपेयी सर थे, अभी ज्येष्ठ पत्रकार अपने सुधीर जी जोगड़ेकर, वो भी उसमें थे और भी बहुत सारे सज्जन शक्ति वहाँ आए थे और उनके माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ। 3500 बच्चों ने एक सुर एक ताल में 5 छंद गाए थे और इसका लिम्का बुक में रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, तो बड़ा जैसे सुकून मिलता है, ऐसा सुकून हम सब कार्यकर्ताओं को मिला कि अरे इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम हमसे अनायास से हो गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये हम बच्चों के सामने जाके हर स्कूल में टागोर नहीं, उनका नाम ठाकुर है। अभी बहुत सारे लोग को ये बात पता नहीं होंगी। हाँ, नहीं, उनका नाम रविन्द्रनाथ। नहीं, दुर्भाग्य है कि शिक्षकों को भी मालूम नहीं था। दोष नहीं देता हूँ क्योंकि हम बीच में इतिहास के बारे में इतनी उदासीनता रखी गई थी कि ये सब करना चाहिए, होना चाहिए, कोई चिंता नहीं करता था। फिर जब हमने रविन्द्रनाथ ठाकुर और उनका चरित्र भी पढ़ा कि अरे ये तो इसके ऊपर आक्षेप भी हुआ था। जैसे हमने ये विषय रखा तो कोई बुजुर्ग थे, बोले कि ये राजा के लिए, किंग के लिए लिखा है गीत। तो हमने बोला ऐसे कैसे लिख सकते हो? तो हमने उनका वो सब ढूंढ के निकाला। तो जिस दिन लिखा वो था, तारीख थी 26 दिसंबर 1911। किसी ने बोला कि कल को आने वाला जो है तो राजा का ये आंदोलन खत्म हुआ था, अपना वंगभंग का राजा ने पीछे लिया था, तो उसके लिए धन्यवाद का गीत लिखे। बोले नहीं लिखूंगा मैं। और वो वैसे ही क्रोध में जाके बैठे थे, एक पेन लगाया और ये गीत लिखा गया, उठाया है। जैसे वंदे मातरम का भी है, कागज को उन्होंने लिखनी लगी और पूरा वंदे मातरम गीत तैयार हो गया। इन गीतों के पीछे एक चेतना है। तो वो कहते हैं कि हमारे सूर्य और चंद्र हमारे इस रथ के चक्र है। कैसे हो सकता है बादशाह के रथ के चक्र सूर्य और चंद्र? सही बात है, बिल्कुल। ये तो ऋषि है। तो सुभाष बाबू से लेकर सभी महानुभावों ने उनके चरणों पे नतमस्तक हुए हैं। तो ऐसे महापुरुष ब्रिटिश राजा के लिए गीत नहीं लिख सकता।
तो ये सब रखते हुए लोगों के सामने हम गए, बच्चों के सामने गए, विद्यार्थियों के सामने, कॉलेज में गए, और एक टीम अच्छी बनी थी। ये सारा टिप्पण लेके वो जाते थे, जिनको स्वयं बोलने को आता था वो, जिनको नहीं आता था वो ये बोल के रखा थे, और परिणाम ये हुआ कि पूरा माहौल जनगणमनमय हो गया। वाह, क्या बात। और सारे हिंदुस्तान में आज ये गीत दर्शन के रूप और प्रदर्शन के रूप में प्रचलित सुना जाता है। सर, आप पूरे महाराष्ट्र भर, प्रांत भर भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, और आप विद्यार्थियों को के बीच में स्वामी विवेकानंद जी के विचार और जन जागृति के कार्य करते हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सही बात तो कहें तो मैं जिस परंपरा से आया हूँ, हजारों वर्षों की ऋषि परंपरा का मुझे सौभाग्य है कि मेरे सर पे, आपके सभी के सर में उनके आशीर्वाद है। तो इस परंपरा में युवकों को कुछ बताना चाहिए ऐसा नहीं है। युवक तो युवक है और वो हिंदुस्तानी युवक है। थोड़े इधर उधर भटक जाए तो कोई चिंता करने की बात नहीं। मेरे देश के युवा शक्ति के ऊपर मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि वो कल का हिंदुस्तान और भी बलशाली और शक्तिशाली बनाएंगे। प्रश्न ये है कि उनके ऊपर योग्य दृष्टि से इतिहास और उनकी परंपरा, उनका जो योगदान है हजारों वर्षों का, ये पहुंचाएगा कौन? तो पहुंचाने का काम इतिहास संकलन समिति के माध्यम से और अन्य लोग हैं, वो सभी ये काम करते हैं। वो सभी मिलकर हम युवाओं के साथ संपर्क रखते हैं, और युवा शक्ति के ऊपर मेरा और मेरे सारे सहयोगियों का पूरा विश्वास है कि ये आगे चलकर हमारा हिंदुस्तान और भी परमोच्च स्थान पर लेके जाएंगे। सर, इतिहास संकलन समिति का आपने बात किया, तो इसके बारे में, इसके कामकाज के बारे में और इसमें आपकी क्या भूमिका है, वो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए। बिल्कुल। इतिहास संकलन समिति की निर्मिति जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, संस्थापक डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार जी ने, कल शताब्दी हो रही है इतिहास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो उन्होंने पहले प्रचारक निकाले थे। उनका नाम था उमाकांत केशव तथा बाबा साहेब आप्टे, और वो पूरे देश में घूमते थे। प्रचारक पहले वो है, डॉक्टर जी प्रचारक नहीं है, डॉक्टर संस्थापक है और सारी प्रेरणा उनकी है। तो जैसे घूमते थे वो स्पंदन था, वो संवेदनाशील थे, वो देखते थे क्यों ये सब हुआ, कैसा हुआ। तो ये ढूंढते ढूंढते उनके सामने दो सवाल आ गए। एक, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा गया, इसके लिए हम अपना स्व भेज दिया, स्व ढूंढ लिए, भूल गए हैं। इस स्व को जगाएंगे तो विवेकानंद जी ने भी 1897 में कहा है कि हिंदुस्तान यदि हिंदू करके जगेगा तो सारे विश्व पर राज करेगा। 1897 में लंदन में बोला है। तो ये विषय लेके वो घूमते थे। दूसरा विषय था संस्कृत। अंग्रेजों ने संस्कृत डेड लैंग्वेज करके छप्पा मार के हमारे सामने रख दी थी। हम भी उसमें डूब गए थे। वो उन्होंने कहा जिस दिन संस्कृत का पुनर्जीवित होगा तो फिर से हिंदुस्तान अपना स्व लेकर दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा, और वो मार्गदर्शक होगा कि हम किसी को हराते नहीं, किसी का पराभव नहीं करते, हम सबको जीत लेते हैं। ध्यान में रखना है कि हमारे ऋषि हम सबको जीतते हैं बिना किसी युद्ध के, बिना किसी शस्त्र के। नहीं, शस्त्र से भी जीत लिया तो भी उसका सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं, बिल्कुल। रावण का शरीर अचेतन होने के बाद बोलते हैं कि हाँ गिर गए, हो गए ना, सवाल उसका सम्राट के हिसाब से उनका पूरा संस्कार करिए। ये हिंदू जीवन धारा, भारतीय जीवन धारा, वैदिक जीवन धारा कहो, सनातन जीवन धारा करो, ये सब उसी का देन है। अभी एक सनातन का विषय आया तो सब बोलते जाते कि सनातन बोले तो पुराण मतवादी, ये वो जातिवादी, ऐसा कुछ नहीं। सनातन की हजारों वर्षों से चलती आई एक अनेक व्याख्या है, उसमें एक व्याख्या ऐसी, सततम नूतनम याति सहा सनातना। सतत नावीन्य की ओर जाते हैं, नावीन्य का स्वीकार करते हैं, परिस्थिति सापेक्ष स्वयं को डालते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, मगर गाभा वही रहता है, विचारों का गाभा वही रहता है जिसके आधार पर चलते हैं। तो इसी के कारण 14,000 15,000 वर्षों का सलग इतिहास मिला, उसमें हम सनातन हैं, हम जीवित रहे, हिंदू करके जीवित रहे, वैदिक करके जीवित रहे, जो भी है, तो सनातन करके जीवित रहे। इसका कारण ये है कि हम सतत नवीनता का स्वीकार करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये विषय रखा और 1972 में उनका देहांत हो गया, बाबा साहेब आप्टे का जी। वो भी देखो दिन कैसा है, गुरु पूर्णिमा के दिन, जो समर्पण का दिन है संघ का, उसी दिन उन्होंने शरीर शांत किया। मगर ये विचार उन्होंने उस समय की तरुण पीढ़ी के सामने रखा था। मोरोपंत पिंगळे, वाकणकर जी, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज उसमें थे, क्या करे, किस दृष्टि से जाए। धीरे 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 1980 में 80-90 में 82 में शुरुआत हुई, देखो ये उनका 72 में निधन हुआ है, 10 साल लगे इस चिंतन करने क्या करें। तो सरस्वती शोध का विषय उन्होंने चुना
कहाँ गई सरस्वती? और यदि सिंधु हड़प्पा कल्चर है उसके आप पहले सिंधु कल्चर है तो सरस्वती उसके पहले होगी, इसीलिए सरस्वती का ढूंढना शुरू किया। तो महाभारत की एक छोटी सी कथा है। महाभारत में कहते हैं कि आपको हम सबको मालूम है कि पैर के बाजू में अर्जुन बैठे थे, सर के बाजू में दुर्योधन बैठे थे, बाकी सब छोड़ो। तो उसने नारायणी सेना ली, इसने बोला केशव तू ही चाहिए मुझे, क्यों तू ही चाहिए मुझे। जिस क्षण ये विषय अंदर पहुंचा ताऊ जी के पास, वो बड़े उग्र थे और उनके दोनों शिष्य थे, सर्वोच्च ऐसे कहते हैं राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरपि। कैसा युद्ध हुआ? उनके जैसा ही हुआ, कोई उसकी तुलना नहीं। वैसे भीम दुर्योधनयोर युद्धम भीम दुर्योधनयोरपि, उनकी कोई तुलना नहीं है। इससे विलक्षण ऐसे गदाधर थे दोनों, उसमें से भी उनके नजीकता दुर्योधन से थी ताऊ जी के। तो उन्होंने सर पे हाथ लगा लिया, तो बोले गया। श्री कृष्ण को पहचानने वाले केवल वो ही थे, केवल ये तो जीत के देगा, जो कुछ करेगा वो शास्त्र के आधार पर होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं, मैं इस झमेले में पड़ता ही नहीं। वो तीर्थ यात्रा को निकले, उसने परिक्रमा की सरस्वती की, पूरी ब्यौरा है उसका, कहाँ गए, कैसी पूजा की, ये सब निकाल के विश्व के सभी तज्ञ लोगों को लेकर, मोरोपंत मिगड़े, हरिभाऊ वाकणकर, इतिहास तज्ञ, देश भर के विविध विचारधारा के इतिहासकार, सबको लेकर उत्खनन शास्त्री, BRC, नासा, इसरो, सभी का मदद लेके उन्होंने सरस्वती नदी का शोध पूरा किया। और आज जो घग्गर चलती है वो सरस्वती है, सिद्ध किया। वो जमीन के नीचे से बहुत पानी चलता है, वो और भी पूरा पंजाब, अफगानिस्तान से लेकर राजस्थान तक हरा भरा हो सकता है, इतना पानी नीचे है। फिर भी वो देखेंगे जैसे जैसे निकालेंगे। मगर सरस्वती शोध लेने के बाद एक बात निश्चित हो गई कि 15,000 साल पीछे चले गए और अंग्रेजों का जो विषय था कि आर्य इन्वेशन थियरी, उसको हमने कुचल दिया। इतिहास संकलन योजना ने उसको कुचल दिया। आज दुनिया के चौराहे पर कोई विद्वान ये नहीं कहता कि आर्य हिंदुस्तान में बाहर से आए। अभी हमारे यहाँ कुछ लोग हैं कि जो बोलते नहीं, वो इन्वेशन नहीं था, अभी माइग्रेशन था। हाँ, तो ठीक है, पराभव स्वीकारना भी मुश्किल है, मगर ये निश्चित हुआ कि विश्व के पटल से आर्य इन्वेशन थी, कोई आर्य बाहर से नहीं आया। यहाँ जो गए तो वो दुनिया में गए। और आर्य की सीधी व्याख्या है, जो गुणों से युक्त है वो आर्य है, जो गुणों से युक्त है वो स्त्री आर्या है। रावण की पत्नी रावण को आर्य कहती है, उसकी वो उनको आर्या कहते हैं। सभी, श्री कृष्ण हो, राम हो, बलराम हो, जो भी हो, वो अपने पत्नी को आर्या कहते हैं। तो ये जो आर्य इन्वेशन थियरी को इतिहास संकलन योजना, इतिहास संकलन समिति ने उसको निश्चित रूप से ठोस मारी है। हर प्रांत की इतिहास संकलन समिति अलग अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, और उसकी सब व्यवस्था है। और ये एफिलिएटेड टू इतिहास संकलन योजना दिल्ली फेडरेशन जो है, वो फेडरेशन इतिहास संकलन योजना करके काम करता है। उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से ये काम चलता है। और आज अनुभव ये है कि विद्यापीठों में भी धीरे धीरे हमें अपने विचारों को एक स्थान मिलना शुरू हो गया। आज तक होता नहीं था, मगर बड़े, जिसके पास दम है वो जीतने वाला है। ये तो ये सांस्कृतिक लड़ाई में है, तो हमें पास दम है और समय भी है, हम धीरे धीरे काम करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज ये हो गया कि इतिहास संकलन योजना, इतिहास संकलन समिति के मंच पर जाकर हमें कुछ विचार रखे तो हमें सम्मान मिल सकता है। ये स्थिति हमने अपने कार्यकर्ताओं ने गत 40-50 वर्षों में लाके रखी है। सर, आज का हमारा जो मूल विषय है, हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, वो है लाल बहादुर शास्त्री। तो सर, क्या कहेंगे आप लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में? बहुत सुंदर जीवन है वो, बहुत कष्टमय जीवन है और बहुत सादगी के साथ जीवन है। सरलता कैसी होती है, ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है व्यवहार में और राजकारण में भी। ऐसी ट्रांसपेरेंसी लेकर जीना राजकारण में बहुत कठिन है। शास्त्री जी ने वो करके दिखाया। नन्हे था उसका नाम, लाल बहादुर तो नाम है, मगर बचपन में ही पिता का छत्र गया। मगर कुछ बातें ऐसी भूलती जाती है। तो नदी में सर पे दफ्तर लेके घूमते थे, ये झूठ है, ये लेखक खुद कहते हैं, कि जो दशकों से उनके साथ असिस्टेंट करके काम किया है ये अपने, तो उन्होंने लिखा है कि वो झूठ है।
हाँ बॉस, अभी इसमें सवाल ये कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो सर पे बैग रखेंगे और बुक भीगेगी नहीं, वो तो छोड़ो, और जाएंगे कैसे और इतने दूर गंगा तक? जी, गंगा जी हर दिन तैर के जाने की नहीं, हाँ, कहाँ possible ही नहीं है। पीछे का छोर कहाँ दिखता है दूसरा। हाँ, बराबर तो है। अलग बात है, जब महान व्यक्ति बनती है तो ये सब उसके लिए चिपका जाता है, कुछ भी हो। मगर ये उन्होंने कहा कि एक ही बार वो उनकी माताजी बीमार पड़ी थी और वो बड़े थे उस समय, और उनको जाना मुश्किल था, गाड़ी ने बोट नहीं मिल रही थी, वो तैर के माताजी को देखने चले गए थे। ये तो उनकी बात है। तो बचपन कठिनाइयों से भरा था मगर दुर्भिक्ष नहीं था। एक छोटी सी बात है उनके जीवन जी, की, जी। बहुत सुंदर है। उनके मामा जी थे, बड़े बुजुर्ग में थे, तो फैमिली में उनको कबूतर खाने के, ये वर्मा है, वर्मा नाम उन्होंने कटवाया था, शास्त्री नाम बाद में मिला उनको। जी। तो लाल बहादुर बोले वर्मा नाम निकालो मेरा, मुझे नहीं चाहिए। बचपन से उनके दिमाग में जाति व्यवस्था के बारे में क्या होना चाहिए इसका चित्र धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। तो उसको कबूतर खाने का बहुत शौक था मामा जी को। तो उन्होंने कबूतर भी पाल के रखे थे। एक कबूतर निकालने को गए तो वो उड़ के छप्पर पे जाके बैठा। तो उसने बोले नन्हे जा उसको लेके आओ। बोले मैं नहीं लाऊंगा। बोले जा तू, नहीं तू काट के खाएगा उसको। तो उसको नहीं लगता था कि कोई कबूतर काट के खाए। तो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तू आज ले। ऐसा करके उसको जाके उसने नन्हे ने यानी लाल बहादुर ने पकड़ा उसको और उसको ला के दिया। तो उसने उसको काटा और खाया। बहुत बड़ा दर्द हुआ हमको, मुझे शब्द भी दिया और काट के खाया। उसने अनशन शुरू किया है, उम्र है उनकी 12 साल की, और पानी नहीं पिया, बंद बिल्कुल अनशन। तो घर की मातृशक्ति जो है, उनके जो चचे मामी बीवी सब थे, उन्होंने सभी ने मिलकर उसके साथ बैठ गए। ये भी घर का एक विशेषता है। और माताजी से लेकर सभी बैठ गए। वो बाद में आ गए दूसरे दिन, बोले क्या हुआ? बोले ये पानी नहीं पिया। उसने नहीं पिया तो हमने भी नहीं पिया। क्यों? तुमने कबूतर क्यों काटा? बराबर। तो उसने उस समय बिंदेश्वरी था, उसने नाम बोला कि आज से मैं कभी कबूतर नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। और इतना ही नहीं, पूरे जीवन भर के लिए वो शाकाहारी बन गए। वाह। छोटे नन्हे के दिमाग में दृढ़ता कैसी है, कठोरता कैसी है, आत्म क्लेश सहने की ताकत कैसी है, उसका ये विलक्षण उदाहरण है। ऐसा प्रवास उसने पहले से, जिसे हम बोलते जन्मजात सज्जन, वैसे जन्मजात सज्जन है। सर, शास्त्री जी का जो जीवन रहा है वो बेहद संघर्ष में रहा है। गरीबी और बहुत सारी चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, शिक्षा की चुनौतियाँ, ये सभी संघर्षों ने उनके जीवन को किस प्रकार गढ़ा? हाँ, पहले एक गलतफहमी हम निकालेंगे। वो कनिष्ठ मध्यम वर्ग के थे। अच्छा। उनके जो पालक थे वो सरकारी नौकर थे, छोटे छोटे काम करते थे, ददात नहीं थी, गरीबी नहीं थी, और दारिद्र्य का तो सवाल ही नहीं था। उनके घर में संपन्नता विचारों की थी। तो उन्होंने पहले 10वीं तक पूर्ण किया और 3 महीने बाकी थे। तब 1921 साल आ गए। महात्मा जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ऐलान किया था छोड़ दो सब स्कूल, जो अंग्रेजी माध्यम से, अंग्रेजी मदद से चलती है वो स्कूल छोड़ दो। बोले क्या करें, 3 महीने का सवाल है। तो घर वाले बोले नहीं मैट्रिक कर ले। बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आया मन में काम करना, उसने कूद पड़ा उस आंदोलन में, परीक्षा दी। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षण संस्था देने वाली जो संस्थाएं थे उनके माध्यम से उन्होंने काशी में जाके 5 साल तक अभ्यास किया और शास्त्री पदवी प्राप्त की। और शास्त्री ये नाम उनको उस समय चिट्टा, उनका सरनेम है वर्मा। तो तभी से लाल बहादुर शास्त्री ऐसे हो गए और वो रजिस्टर हो गया सब। तो कठिनाइयाँ तो हर उस समय के जो बच्चे थे उनको कठिनाइयाँ थे, वो सारी कठिनाइयाँ उन्होंने झेली है, कष्ट किए हैं। मगर उनका शरीर बड़ा पौना और दुबला था, फिर भी आंतरिक शक्ति इतनी विलक्षण थी कि हर कठिनाइयों को वो अपना आह्वान समझ के उसको संधि में परिवर्तित कर। उसके पश्चात वो कांग्रेस में चला, क्योंकि वो एक ही मंच था। सारे हिंदुस्तान में जो विचारधारा के लोग थे उनके लिए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक ही मंच था, उसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस में चले गए। तो उसी समय 1925 में लाला लाजपत राय जी के माध्यम से उनकी मुलाकात हो गई और लाला लाजपत राय जी ने उनको देखते हुए कहा कि ये इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, तो भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने चालू किया। तो इंडियन सर्वेंट सोसाइटी के नाम माध्यम से काम चालू हुआ था। लाला जी पूरी की पूरे उत्तर इलाहाबाद की जिम्मेदारी, जिले की जिम्मेदारी उनको दी। पैसा नहीं मिलता, चंद पैसे में काम कर घर चलता, ये छोटी सी बात है।
इस आंदोलन में उतरने के पहले घर वालों ने बोला कि अरे 3 महीने की परीक्षा पास हो जाएगा, ये सब माँ ने कष्ट किए, सब ने उनको रोका। एक व्यक्ति उनके सामने खड़ी हो गए, बोले नन्हे तू जो तय किया है उसके ऊपर तू डट के रहो और जीवन भर उसके पीछे चलते रहो। वो थी रामदुलारी देवी, उनकी माता जी। इतने कष्टों के साथ अपने बच्चों को पला बना करके भी जब राष्ट्र के लिए मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, बेटा कुछ कर रहा है, तो फक्र से उन्होंने कहा कि जाओ करो और कभी वैफल्य मत आने दो। कितना बड़ा आशीर्वाद मातृ शक्ति ने उनके सर पे रखा था, इसका परिणाम उनके जीवन भर छाया था। वाह। एक छोटी सी बात उसमें है कि उनकी पत्नी संपन्न घर की थी और इन्होंने तो खादी स्वदेशी का व्रत लिया था। उन्होंने पत्नी को कहा कि आपसे ये रेशम साड़ियाँ पहनना बंद, मैंने खद्दर पहना है, आपको भी खद्दर पहना। उस मातृशक्ति ने यह विलक्षण जिसे बोले कि संदेश हो या आज्ञा हो, जिंदगी भर उसका पालन किया है। दोनों पति पत्नी खादी के कपड़े ही पहनते थे। अपने लाल बहादुर शास्त्री जी का अगला जो प्रवास है वो विलक्षण है। जैसे वो राजकारण में आ गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से उनको इलाहाबाद का काम मिला, कांग्रेस का काम मिला। कांग्रेस में काम करते करते उनके ध्यान में आया कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो बड़े ठंडे दिमाग से, कितना भी कोई गर्म हो तो वो ठंडे दिमाग से मध्यम मार्ग निकालते थे और उनको ट्रबल शूटर कहा जाता था। जी। ट्रबल क्रिएटर ने, जितने ट्रबल क्रिएटर हर पक्ष में होते, हर व्यवस्था में होते, सब जगह तो अहंकार होते लोगों के, चाहे वो पंडित जी का हो या और किसी का हो, तो सबको संभालते हुए मध्यम मार्ग निकाल के वो चले जाते थे। 1950 की बात है, वो पुरुषोत्तम दास टंडन सरदार पटेल का प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से खड़े थे और दूसरे जो थे पंडित जी का प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि पटेल का आदमी चुन के आया। उन्होंने वही 1930 का 33 34 का नाटक किया, राजीनामा दे दिया। अभी क्या करें? तो अपने शास्त्री जी ने दोनों से मिला और बोला कि मैं कुछ रास्ता निकालूं, मुझे सोचने तो दो और इतना गड़बड़ मत करना। मगर उनका चरित्र और चारित्र ऐसा था कि पंडित जी भी रुकते थे और टंडन साहब ने तो उनको देखते ही उनके हाथ में रेसिग्नेशन दे दिया था कि मैं नहीं चाहता गड़बड़, भले मैं जीता हूं मगर रेसिग्नेशन। तो पंडित जी बाद में ये हुआ सब 1950 से लेकर 1962 तक वो रेलवे मंत्री रहे, बाकी सब काम करते रहे। हर क्षेत्र में जहाँ गए वो अपने शास्त्री जी ने अपना एक परिणाम वहाँ छोड़ा है। रेलवे का परिवर्तन किया था उन्होंने। और रेलवे की बात है तो एक बात ऐसी थी कि उनका और चतुर्थ सरसंघ चालक डॉक्टर रज्जू भैया यानी राजेंद्र सिंह जी के पिताजी, ये दोनों सगे मित्र थे। 1948 में गांधी हत्या के झूठे आरोप में जब संघ के ऊपर पाबंदी लगी तो जेल में थे रज्जू भैया। तो एक दिन वो जा रहे थे तो सामने, अरे कहाँ चल रहे हो? नहीं मेरा बेटा है जेल में है तो उसको मिलने जा रहा हूँ। अरे वो तो उनको पहचानते थे बचपन से, राजेंद्र सिंह को लाल बहादुर शास्त्री पहचानते थे, उनके घर में आना जाना रहता था। तो अरे उसको बोलो अच्छे काम के लिए लग जा, ये क्या है सब? तो उनके पिताजी कहते हैं मुझे मालूम नहीं संघ अच्छा है या बुरा है, मगर मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास है, वो गलत काम नहीं कर सकता। इसके बाद एक भी छोटी सी घटना ऐसी जो साधारण इसमें यहाँ नहीं है, तो शास्त्री जी को वो हर कार्यक्रम में आना जाना, घर में जाना, अपने संघ के कार्यक्रम के निमंत्रण देना, ये तो आज की चर्चा नहीं है। डॉक्टर साहब से चलती आई कि समाज के सज्जन शक्ति को सतत बुला के लेना, संघ में जोड़ना। मदन मोहन मालवीय थे, बहुत सारे लोगों को बुला था, जैसे उनको भी बुलाया करते थे। तो एक दिन उसने बोला, अरे रज्जू मुझे मत बुलाया करो, तू मेरे घर में आता है मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मैं यदि जाऊंगा तो मेरे पार्टी में आप प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। मगर इनके मन में राष्ट्रभक्ति के बारे में, राष्ट्रभक्तों के बारे में कितना विश्वास था। जब विवेकानंद केंद्र का काम शुरू हुआ 1963-64 में, तो शास्त्री जी तो दुखते पंतप्रधान बने थे और एकनाथ जी रानड़े जो अपने प्रचारक थे वहाँ गए तो ऐसा काम, तू मुझे 100 खासदारों की एक हस्ताक्षर लाके दे कि ये होना चाहिए। तो बस इतना ही, 6 महीने का समय देता हूँ। 4 महीने में सारे के सारे खासदार राज्यसभा और लोकसभा के एकनाथ जी रानड़े ने हस्ताक्षर लेके ये विवेकानंद स्मारक होना चाहिए करके उनके सामने रखा। दुर्भाग्य ये था
कि बाद में गड़बड़ हो गई, ताशकंद हो गया और उनका निधन हो गया। सर, लाल बहादुर शास्त्री जी किन परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल कैसा रहा? हाँ, उसके पहले एक छोटी सी बात है कि अपना ये जो है हजरत बाल, वहाँ मोहम्मद साहब का एक बाल है, तो हजरत बाल, वो बाल गुम हो गया। ये गृह मंत्री थे, पंडित जी ने बोला ट्रबल शूटर जाओ, तो उन्होंने क्या किया मालूम नहीं, मगर सारे मुल्ला मौलवी इकट्ठे करके शेख अब्दुल्ला के छाती पे बैठ के वो तय किया कि यही वो बाल है, और वो लाके रखा उधर, और वो कश्मीर का उस समय विषय शांत कर दिया। इतनी ताकत थी उनकी। तो पार्टी में भी ऐसा कहते थे कि पंडित जी को कोई गवर्नर नहीं था, इनको गवर्नर थे सब। तो इनका सारा प्रवास भी इस दृष्टि से हुआ। 1964 में 27 मई को पंडित जी का निधन हो गया, जवाहरलाल जी का। तो इतना बड़ा व्यक्तिमत्व था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर, तो उसके सामने तो ये तो बौन ही थे। खेतिया जैसा लगता है, हलधर जैसा लगता है, उसका व्यवहार था, चलना रहना सहना एकदम सादगी के साथ। एक छोटी सी याद आ गई, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की, हम दादर में रहते थे, मेरी दादी थी घर में, उसने पूछा, अरे ये तो बाल बच्चे वाला है ना? बोले हाँ, उनको बाल बच्चे सब है। हाँ, तो हमारी चिंता उसको समझेगी। ये मेरे कथित अशिक्षित दादी का उनके आने के पश्चात किया हुआ एक, जैसे बोले, प्रतिक्रिया है। उनका चेहरा देखने के बाद उसको लगा नहीं, ये हमारे लिए कुछ सोचेगा। पंडित जी के बारे में नहीं लगा था, नहीं, किसी के ऊपर दोष देना नहीं है, मगर ये सामान्य आदमी को अपने लगते थे, क्योंकि उनका व्यवहार वैसा था। तो इतने बड़े व्यक्ति के सामने जो ये आगे खड़े हो गए, तो कैसा करें? मगर उन्होंने अपने मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, व्यक्तिमत्व के ऊपर पंडित जी का कोई भी प्रभाव नहीं रखा। पंडित जी के बारे में जो भी था वो उनके साथ चला गया। मैं मुझे जो चाहिए उसमें राष्ट्र प्रथम ये संकल्पना थी, और उसके लिए जो जो करना था वो करते थे। 1964 में उनका ये हुआ, वो प्रतिज्ञा हो गई पंतप्रधान पद। 65 वो सारा कालखंड विलक्षण था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि शेख अब्दुल्ला बस धड़ल्ले से वहाँ काम कर रहे थे, मारपाट चल रही थी। पूरा मंत्रिमंडल लेके वो दुनिया में घूमने गए। वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये गड़बड़ करने वाले कश्मीर में आके। तो शेख अब्दुल्ला विमानतल में उतरने के उनको बोला कि तुरंत जैसे हो वैसे वापस आओ, नहीं तो आपका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। जैसे उतरे उनको उठा के मद्रास में रख दिया। ये सारा वातावरण वो देख रहे थे, इतनी हिम्मत थी, तो उन्होंने मद्रास में रख दिया। बाद में मैं नाम नहीं लेता, मगर एक बड़ा नेतृत्व था, नट था, अभिनेता, उसको भी अंदर रख दिया था। एक बड़े कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, पत्रकार थे, उनको भी अंदर रख दिया। संपादक थे, उनको, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों को उन्होंने अंदर कर दिया कि जिनके ऊपर शक है, और युद्ध के पश्चात उनको छोड़ा दिया। वो बात अलग है, मगर ये हिम्मत दिखाना, शेख अब्दुल्ला को अटक करके बना, क्योंकि 64 में उसको छोड़ा था। 52 से 64 तक वो 12-13 साल जेल में थे, मगर वो कश्मीर में थे। उन्होंने उठा के उसको मद्रास में डाल दिया। ऐसे शास्त्री थे। जैसे युद्ध का वातावरण तैयार हो गया, तो एक और बात बनी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि संघर्ष करना है, लड़ना है, जीतना है, तो पूरा देश साथ में होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने समाज के सारे विविध संस्था संगठनों के प्रमुखों को बुलाया दिल्ली में। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक द्वितीय गोड़वलकर गुरुजी कहीं सांगली में थे। उनको मैसेज गया पीएमओ ऑफिस से, उनके लिए कार लाई, वो पूना में आए, पूना से दिल्ली चले गए, और दिल्ली में वो बैठक में शामिल हो गए। हर व्यक्ति, हर समाज, चाहे तुम्हारी विचारधारा कुछ भी हो, ये संकट का समय, वयम पंचाधिकम शतम, इस दृष्टि से उन्होंने आह्वान किया था। उस चर्चा चल रही थी, निवेदन चल रहा था। तो एक बड़े समाजवादी नेता थे, बड़े अच्छे थे, उनके राष्ट्रभक्ति के बारे में, मगर बोलते थे तुम्हारी सेना क्या कर रही है, तुम्हारा प्लानिंग क्या है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो बेचैन हो गए शास्त्री जी, ये ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे ना, मगर उनका दिमाग गर्म। गुरुजी उठ के खड़े हो गए और बड़े शांत स्वर में मगर कठोर भूमिका में उन्होंने कहा, पहली बात, ये हमारी सेना है, ये हमारे पंतप्रधान है, और स्ट्रेटेजी और पॉलिसी ये जाहिर चर्चा करने का विषय नहीं है। आप बड़े शांति के साथ सहयोग देने की दृष्टि से यहाँ बैठिए। ठंडा हो गया मामला। शास्त्री जी ने उनके पास देखा, जो चाहिए था हो गया, क्योंकि वो बोलते तो गड़बड़ हो जाती है। मगर शास्त्री जी के मन में केवल भारत माता का चित्र था। 1962 के वातावरण से
सेना, जनता और नेतृत्व सब ढीला पड़ा था। हम मार खाए थे, दुनिया हमारे ऊपर थूक रही थी। तो यही समय था कि हिंदुस्तान की आत्मा जागृत करने के और सभी के साथ चर्चा करने, विनिमय करने के बाद शास्त्री जी ने निर्णय लिया, घुस के मारो, सीमा का उल्लंघन करके मारो, हिंदुस्तान की स्वयं पूर्णता और स्वाधीनता को और सॉवरेंटी को धक्का नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं। ये हमारा फर्ज है सरकार के नाते और जनता के नाते से भी। तो मारो उनको। और हमारी सेना, पहले तो पाकिस्तान को विजय मिली थी थोड़ी थोड़ी, मगर जब से सेना ने हमला मगर ये किया, जयेंद्रनाथ चौधरी थे, अर्जन सिंह थे और नौदल के वीर सुमन थे, ये सभी को साथ में लेकर, आपको शायद मालूम नहीं होगा मगर हर युद्ध में नौदल ने अपना योगदान दिया है। चाहे 1965 का हो, 1961 का जो 60 का जो गोवा का था उसमें तो विक्रांत ने काम किया था, मगर जब जब युद्ध हुआ तब तब पाकिस्तान की जो सागरी सीमा है उसको डट के खड़े हो गए थे। चर्चा नहीं थी, कुछ नहीं, मगर आएंगे तो मारेंगे। तो इस दृष्टि से तीनों सेना दलों ने हर युद्ध में अपना योगदान दिया था। उसके पश्चात युद्ध शुरू हो गया। 3 सितंबर से युद्ध शुरू हुआ, अपना प्रत्याघात शुरू हुआ। आक्रमण उन्होंने किया था 1-2 सितंबर से, मगर 3-4 सितंबर से हमारा प्रत्याघात शुरू हो गया। हमने आक्रमण नहीं किया है, हमने प्रतिक्रिया नहीं किया, हमने प्रत्याक्रमण किया है। ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे हम अपने सेना ने पराक्रम किए, स्ट्रैटेजी बदली, जो कुछ था, युद्ध का सारा वातावरण अलग था। इस युद्ध में एक छोटी बात बनी जो हमारे अपने काम के लिए है। तो उसमें 10, 12, 13 सितंबर में सरगोधा के आसपास शायद अपना एक एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट चला गया। वो नेविगेटर था, देखने के लिए क्या है। उसके ऊपर हमला हुआ, वो जख्मी होकर वापस आ गया, विमान लेके आया वापस। फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, यंग था, 22-23 साल का। तो फिर उसने पूरा टीम लेके गए और वहां से जाने वाला एक बड़ा कैनवॉय था, 100-150 वैगन लगे थे, उसके ऊपर एम्यूनिशन ये सब था। तो पूरा का पूरा कैनवॉय उन्होंने उद्ध्वस्त किया और उस अघाड़ी के ऊपर जो सप्लाई जाने वाला था वो सप्लाई बंद हो गया। वहां मार खाए वो लोगों ने। मगर इस कार्यक्रम के लिए, इस पराक्रम के लिए उस युवक को राष्ट्रपति की ओर से वीर चक्र मिला। उनका नाम था प्रद्योत दस्तीदार। और भी एक बात है कि दादर स्टेशन में हम उतरेंगे तो 12 नंबर, पहला 6 नंबर, उसमें सुवर्ण की पट्टिका लगी है, उनके नाम से लगी है। इतिहास संकलन समिति दादर के भाग से मुंबई के लोग हर साल 15 सितंबर से, यानी कि 50 साल होने के बाद आज तक, अब ये वर्ष तो हीरक महोत्सवी वर्ष है, भारत पाक युद्ध के, भारत के विजय का यूरोप हीरक महोत्सवी वर्ष है, हम वहाँ कार्यक्रम लेते हैं। बड़े सब लोग आते हैं, रेलवे का स्टाफ है, मुंबई पुलिस है, रेलवे सुरक्षा बल है, वहाँ के कार्यकर्ता है, ये सब मिलके हम लोग वहाँ एक अच्छा कार्यक्रम करते। ये 15 सितंबर को उनको दिया है राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति राधाकृष्णन का फोटो भी है उसको ये सब लगाते समय। तो ये युद्ध के बाद में एक निश्चित हुआ कि हम मार सकते हैं। जो 1962 में हमने चुपचाप बैठे थे, हारे थे, हार की जो मानसिकता थी उससे उभर कर लाया तो शास्त्री जी ने हमको, और विजयीशु वृत्ति को हमारे जागरूक कर दिया। परिणाम क्या हुआ? वैसे तो 1962 के बाद ही अपना एनिमेशन, ये वो एमिनेशन में सब बदलाव होने लगा था। यशवंतराव चव्हाण थे, बाकी दुनिया भर के लोग थे, वो उन्होंने नया आधुनिकीकरण शुरू किया था लश्कर का। ये भी सब होते, प्रोसेस चल रही थी, मगर हम मार सकते हैं, ये भाव सैन्य के मन में और जनता के मन में, हृदय में उन्होंने जागरूक की। परिणाम ये हुआ कि 1971 के वॉर में 93,000 सैनिकों को हमने शरणार्थी बना दिया। क्यों? पूरी जनता और पूरी सेना, नेतृत्व सभी ने मिलकर यह विश्व का अत्यंत विलक्षण ऐसा विजय हासिल किया था। मगर उसकी नींव रखी थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कि जो पराभूत मानसिकता को उठाकर, मानसिकता से उठाकर राष्ट्र को विजयी मानसिकता में, विजयीशु मानसिकता में लाए थे। यह सारा प्रवास चल रहा था। बहुत सारे अंतर्गत गड़बड़ी थी भी थी। ऐसा नहीं था कि वो सब कांग्रेस हो या विरोधी पक्ष हो, वो राजकारण तो चलता रहता है। तो पार्टी के अंदर भी गड़बड़ी चल रही थी। किसी को चाहता था ये हो, वो सब आंदोलन चल रहे। ये सब रखते हुए भी राष्ट्र को सन्नद्ध करना, एकत्रित रखना, बलशाली रखना, इसका काम नेतृत्व के आधार पर एक विलक्षण कार्य उसी 18 महीने के कालखंड में, छोटा सा कालखंड मिला है उनको, तो कालखंड में उन्होंने किया है।
वो तो विलक्षण है। तो राष्ट्र जैसे युद्ध खत्म हुआ, एक छोटी सी बात है उसमें, अयूब खान बोले थे हम तो क्या ऐसे चलते चलते जाएंगे, चलते चलते, और शाम को चाय पियेंगे दिल्ली में। तो लाल रामलीला पे बड़ी सभा हो गई, ये छोटे से थे और उन्होंने थोड़ी मुश्किल स्वर में कहा, वो बड़े हैं, लंबे हैं, ऊंचे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम चलते चलते यानी टहलते टहलते जाएंगे और दिल्ली में शाम को चाय पियेंगे, इतनी हमारी व्यवस्था। तो हमने सोचा इतने बड़े लोग हैं, हम कैसे उनको तकलीफ दें, हम ही उनके स्वागत के लिए लाहौर में चले गए। तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये कहते हुए भी उनके मन में, वाणी में कोई तिरस्कार, घृणा ऐसा कुछ नहीं था, मगर कठोर थे। व्यक्तिगत जीवन में जितने कठोर थे उससे ज्यादा बाहर वो अत्यंत मुलायम थे, अत्यंत मृदु थे। समझते थे अरे इसकी तकलीफ होगी, मगर स्वयं के बारे में नहीं। छोटी छोटी बातें थे। उनका बेटा, उनके पिता वो पंतप्रधान होने के बाद उनका बच्चा सादी सेकंड हैंड साइकिल लेके घूमता है, कॉलेज में जाता है, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को पड़ी नहीं, कोई पूछता नहीं। यही होना चाहिए भाई, पंतप्रधान हो या कोई भी हो, उसका बेटा सामान्य होना चाहिए, कि उसका कर्तव्य तो क्या है उसमें, ये जो भी हो। मगर उस समय ये हुआ था और शास्त्री जी का वैयक्तिक जीवन में इस कठोरता का बार बार दर्शन होता है। एक छोटी सी बात है, बहुत जो मुझे बहुत ऐसी लगी कि शास्त्री जी क्या रसायन से बने हैं। उनकी बड़ी बेटी, उनके 6 बार जेल हुई थी उस कालखंड में, 1930 से लेकर 1947 तक। तो मैसेज आ गया, बेटी बहुत बीमार है, 15 दिन का पैरोल मिल गया। वो घर में जाते जाते ध्यान में आया, सुनने की बेटी गुजर गई है। वो जो कुछ करना था दूसरे दिन वहां से निकले, जिसके लिए मैं आया था वो तो नहीं है, तो मैं पैरोल नहीं लेगा। क्या घर वालों के ऊपर बीती होगी, मगर स्वयं के और स्वयं के परिवार के लिए, अपने मूल्यों के लिए अत्यंत कठोर थे। और वो फिर जेल में चले गए। वो जेलर कहता अरे तू नहीं बोला, मेरी बेटी थी वो गुजर गई, अब तो पैरोल का क्या जिम्मेदारी, जिस कारण के लिए पैरोल लिया था वो तो खत्म हो गया। क्या ये हो सकता है किसी के बारे में? इतने कठोर थे। मृदुनी कुसुमादपि वज्रादपि कठोराणी, स्वयं के बारे में, और मृदुनी कुसुमादपि अन्यों के बारे में। ये तो उनकी विशेषता थी। जैसे ये तय हुआ कि युद्धबंदी होने वाली है, युद्धबंदी हो गई, बहुत सारी कीमत हमने भी अदा की है। रणगाड़े मारे थे अपने, तारापुर वाला जैसे अपने ब्रिगेडियर थे वो भी मारे गए, अपने अब्दुल हमीद भी मारे गए थे। पराक्रम किया था, विलक्षण पराक्रम किया था उस समय। तो ये सब देखते हुए भी जब टेबल पे आ गए तो कभी ना कहीं तो रुकना चाहिए। फिर भी अमेरिका ने उस समय, लिंडन जॉनसन ने उसको फोन किया था, बंद करो। बोले नहीं, हमला उन्होंने किया है, उनको बोलो मैं नहीं बंद करूंगा, मैं आदेश नहीं दूंगा। कितने कठोर है वो, कितने कठोर है और दृढ़ है। यानी कि फौलादी मन इस बारे में उनका इस बात में दिखता है कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। तो विश्व के बाकी नेताओं ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला था। शास्त्री जी ने निश्चित किया था युद्धबंदी उनकी ओर से आनी चाहिए, मैं युद्धबंदी के लिए तैयार हूं। मेरा देश हिंसा के समर्थक नहीं है। वो कहते थे ना अहिंसा परमो धर्म, इसके ऊपर उनका विश्वास था क्योंकि हमारी परंपरा है हजारों वर्षों से। मगर दूसरा जो पंक्ति है इसके बारे में हमारे लोगों ने कभी हमें जागरूक किया ही नहीं। धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा स्वभाव है। हम नहीं चाहते कि, हम तो कहते हैं कि चींटी से लेकर हाथी तक किसी को दुख न मिले। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मगर हमारा दूसरा जो वाक्य है उसी के बाद में धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की यानी कर्तव्य की और संविधान की रक्षा करने के लिए यदि हिंसा आवश्यक है तो हिंसा का हम स्वीकार करेंगे। शास्त्री जी ये दोनों वाक्यों के एक प्रतिनिधि के रूप में उस समय खड़े हुए। ताशकंद में गए। ताशकंद का तो हर दिन पहले 4-5 दिन तक 6, 7, 8, 9, 10 तारीख तक चर्चा चलती रही। पाकिस्तान उठ के चला जाता था, फिर वापस आ जाते थे, सब वापस आ जाते थे और काम करते थे, फिर उठ जाते थे चर्चा से। बड़ा टेंशन उनके ऊपर है। उसके पहले उनके 3 बार हार्ट अटैक हो चुका था। ऐसा नहीं था कि वो एकदम तंदुरुस्त थे, फिर भी आंतरिक शक्ति इतनी विलक्षण थी कि ये सारा टेंशन लेके भी वो सही करने के लिए बैठे थे। और निश्चित हुआ क्या लेन देन है, उसके ऊपर बहुत सारी बहस हो गई है, चला है उनके ऊपर।
यहाँ के लोगों ने उनको एक कहा था, एक बड़े विद्वान थे यहाँ के समाजवादी पक्ष के, उन्होंने कहा था वो आएंगे तो हम उनका जूतों से स्वागत करेंगे, हमारी सेना दे दी, हमारी जमीन दे दी, हमने जीता, ये हम हार गए टेबल पे। क्या टेंशन हुआ होगा। 10 तारीख के 11 बजे, वो 11:15 बजे वो वहां से एक मीटिंग में आ गए वापस, सही हो गई, सब ठीक हो गया था, अभी रिलैक्स हो गए और सोए। अचानक उनको 1:30 बजे उनको तकलीफ होना शुरू हो गया चेस्ट का। तो दिखा रहे थे पानी चाहिए, मगर कोई था ही नहीं रूम में। वास्तविकता उसके ऐसे रूम में होना चाहिए कि वो कोई अटेंडेंट है, नहीं था। और 1:30 बजे तक सब गए वहां पहुंचे, गड़बड़ हो गई तो शांत हो गए। हमारा ये सिंह जैसा नेता शांत हुआ था, हमारा ये लड़ाकू नेता शांत हुआ था, हमारा ये विजिगीषु नेता शांत हुआ था, जिसने हमें 62 के युद्ध से हारी हुई मानसिकता से विजिगीषु वृत्ति में लाके रखा था, उसका शरीर शांत हुआ था। गड़बड़ हो गई सब। कोसिजिन से लेकर सभी नेता वहां के आ गए, सभी ने वो शव यहां लाके रखा। सारा देश शोक सागर में डूब गया था। ये अपेक्षा नहीं थी। एक सुंदर चित्र है इस किताब में, छोटा चित्र, मैं फोटो निकालूं क्या, तो किसी ने शास्त्री जी पूछा, हाँ निकालो। वो बड़ी विंडो है, उसके कोने में वो खड़े हैं और बाहर से उन्होंने उनको डिस्टर्ब ना करे इसके लिए फोटो ले, वो उनके जिंदगी का अंतिम फोटो है। ऐसे ही महानुभाव जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कुछ नहीं था उनके साथ। जब वो चले गए पंतप्रधान पद से, थोड़ी मोटी जो कुछ बची हुई खुची होती, एक कार मिली थी, एम्बेसडर कार शायद, उसका भी लोन था। ये नहीं कि कोई लोग गलत से बात करते हैं कि सरकार ने भी कहा था कि हम ये लोन वाइप आउट करते हैं कि इतना बड़ा, तो ललिता गौरी जो है उन्होंने कहा था नहीं, ये मेरे शास्त्री जी को जचेगा नहीं, इसका मुझे जो पेंशन मिलेगी उससे हफ्ते से ये लोन में अदा करूंगी, बाद में तय होगा। तो केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, पूरा परिवार भी इस संस्कार में बड़ा था कि फोकट का कुछ नहीं खाएंगे। आज तो हम देखते हैं ये फोकट वो फोकट वो फोकट में लेना, ये नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने लोगों को, अपने घर वालों को, अपने सहकारियों को, अपने अधिकारियों को भी ये आदत से दूर रखने का प्रयास किया था। बहुत सारे उनके विषय है जीवन में, मगर एक निश्चित है कि शास्त्री जी ने 1947 से लेकर 1962 और 1962 के 1965 तक का सारा कालखंड जो था, जो पराभूत मानसिकता का दर्शन कराता था, उस पराभूत मानसिकता के दर्शन से उठाकर हमें विजिगीषु वृत्ति में पराक्रम के दृष्टि से, पराक्रम के विषय में लाके खड़ा कर दिया। और ये उनका हमारे देश के ऊपर बड़ा योगदान है। जब विवेकानंद शिला स्मारक की बात चली, मैंने आपने कहा था, तो पूरे के पूरे खासदार और राज्यसभा के और लोकसभा के खासदारों के हस्ताक्षर उन्होंने देखा, अरे तू लाया ये, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये 1964 की बात है, 64 दिसंबर की। दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया। बाद में वो इस गड़बड़ में काम नहीं कर सके, फिर भी स्मारक खड़ा है। जब मैं विवेकानंद शिला स्मारक में जाके उनका दर्शन किया विवेकानंद जी का, तो क्षण भर के लिए मुझे याद आ गई कि वो लाल बहादुर शास्त्री है जिन्होंने आह्वान दिया था सारे खासदारों के हस्ताक्षर लेके आओ। सारे खासदार, राज्यसभा और लोकसभा के खासदार कहते कि ये होना चाहिए। कहाँ है तुम्हारी विचारधारा की अलगता? राष्ट्र सर्वप्रथम। ये सारा विषय हजारों वर्षों से यहाँ चलता है। जब ये चर्चा हुई थी ना, मैंने बोला कि सारे लोग आए थे, तो श्री गुरु जी ने कहा था वयम पंचाधिकम शतम। पांडवों ने कौरवों की जो पकड़ के रखा था गंधर्वों ने, धर्मराज ने भीम और अर्जुन को कहा जाओ उनको मारो। बोला अच्छा हुआ ना? नहीं, बोले वो बाहर वाला है, इज आउटसाइडर, वी आर 105 है, हम 105 मिलके लड़ेंगे उसके साथ। तो उनको छुड़ा के लाए थे। ये हजारों वर्षों की हमारी भावना है कि ये संपन्न है देश, समृद्ध है देश, सुसंस्कृत है देश, और विश्व को गुरु के रूप में उसने एक योगदान दिया। इस बात में याद आती है पुनः विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी ने बार बार कहा है आने वाला कल पूरब से उगेगा और भारत विश्व गुरु के स्थान पर विश्व में शांति सुक्त होगी। मगर शांति सुक्त तब होता है जब शांति सुक्त कहने वाले के अंदर ताकत होती है। दुर्बलों के शांति सुक्त से कोई प्रभाव नहीं होता।
आज हमने, हमारे पास शस्त्र है, अस्त्र है, विज्ञान है, तंत्र ज्ञान है, ये सब होने के बाद हम कहते हैं बैठो भाई, चुप बैठो, जरा शांति से रहो, तो बोलेगा हाँ नहीं भाई। तो शास्त्री जी का ये हिंदुस्तान की, नए हिंदुस्तान की रचना में बड़ा योगदान रहा। छोटा 18 महीने का कालखंड मिला था, मगर 18 महीने के कालखंड में इस महानुभाव ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, यहाँ तक कि शरीर भी शांत कर दिया। ऐसे महानुभाव के चिंतन में मेरे 3 दिन चले गए, बड़ा आनंद मिला। आप सभी को धन्यवाद देते हुए ऐसा लगता है कि आपकी वजह से मैं फिर शास्त्री जी के काल में चला गया था, और शास्त्री जी का ये योगदान जो है वो समाज के सामने आना चाहिए। आने वाले कल विद्यार्थियों के सामने शास्त्री जी का चरित्र आना चाहिए। महात्मा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी कहो, जो भी कहो, ये व्यक्ति ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा गालियाँ खाई है और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर हार भी पड़े हैं। मगर एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आता है, यदि हजारों वर्षों की हमारी परंपरा है, हजारों वर्षों का संस्कार है, हजारों वर्षों की संस्कृति है, सनातन है, तो इस भारत माता के सामने कोई राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? वो राष्ट्रपुत्र हो सकता है, क्योंकि हमने कभी श्री राम को राष्ट्रपिता नहीं कहा, हमने श्री कृष्ण को कभी राष्ट्रपिता नहीं कहा, हमने गौतम बुद्ध को, महावीर को कभी राष्ट्रपिता नहीं कहा। जितने, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, राणा प्रताप हो, किसी को भी हमने राष्ट्रपिता नहीं कहा, क्योंकि राष्ट्र सनातन है, हजारों वर्षों से चलते आए। ये महात्मा जी राष्ट्र के सुपुत्र हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं। यह भी विचार सामने जाना चाहिए, और नई पीढ़ी को शास्त्री जी को, शास्त्री का चरित्र योग्य दृष्टि से, योग्य माध्यम से बच्चों के सामने आना चाहिए। चाहे अभ्यासक्रम में रखो, चाहे पुरवनी वाचन में रखो, मगर युवकों के सामने शास्त्री जी का ये योगदान जो है, जो भूल गए हैं लोग, उनके सामने ये आना चाहिए, मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला है, और आपने उनके पूरे संघर्ष गाथा, उनके योगदान और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वो सभी विषयों पे आपने विस्तार से चर्चा की है। अनकही विथ राजेश का ये एपिसोड यहाँ पर विराम लेता है। आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये विचार सभी दर्शकों तक पहुँच सके। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।